नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। बिहार और उत्तर प्रदेश से बड़ी खबरें हैं। बिहार में पिछले कई दिनों से लगातार जिस तरह से वहां कानून व्यवस्था की स्थिति देखने को मिल रही है, उसने बिहार की सरकार पर कई सवाल खड़े किए हैं। बिहार में आने वाले दिनों में चुनाव हैं, वहां राजनीति पर चर्चा लगातार हो ही रही है, लेकिन इस बीच कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है। विपक्ष हमलावर है सरकार पर, नीतीश कुमार की सरकार, और कानून व्यवस्था की स्थिति यह है कि पुलिस के अधिकारी मारे जा रहे हैं, भीड़ उनको मार रही है। एक और घटना हुई है ताजा तरीन होली के दिन, जब एक एएसआई को मारा गया, वहां पर उनकी जान ले ली गई मुंगेर में। इससे पहले अररिया में इस तरह की घटना हुई थी। तो 2 दिन के भीतर ये 2 घटनाएं हो रही हैं जिसमें पुलिस अधिकारियों की जान चली जा रही है। इसको लेकर बिहार की सरकार और वहां की कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में है। ताजा घटना है कि जिसमें दो आपस के लोगों के विवाद को सुलझाने के लिए एएसआई गए थे। पुलिस की टीम जाती है, वहां 112 नंबर पर कॉल किया गया था, लेकिन उस विवाद में एएसआई को ही मार दिया गया। पहले उन पर हमला किया गया, बाद में अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। इसके पहले अररिया में भीड़ ने उस एएसआई को तब मारा गया जब वो एक किसी के लिए सम्मन लेकर गए हुए थे, वहां पर किसी अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए गए थे। तो ये ऐसी घटनाएं हैं जो बता रही हैं कि वहां पुलिस वाले भी कितने सुरक्षित हैं। विपक्ष का यही कहना है और वहां पर जो तमाम सामाजिक संगठन है वो यही बात कह रहे हैं कि जिस राज्य में अगर पुलिस भी सुरक्षित नहीं है, तो वहां पर 2 लोगों को सुरक्षा देने वाली पुलिस खुद सुरक्षित नहीं है, तो वो कितना सुरक्षा दे पाएगी, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। बहरहाल जो ताज़ा घटना है, मुंगेर की घटना है, उसमें क्या कहा है वहां के पुलिस अधिकारी ने, पुलिस अधीक्षक ने उस घटना के बारे में जो जानकारी दी है उसको सुनवाते हैं और आपको वहां पर कि मुंगेर में किस तरह से पुलिस अधिकारी जो विवाद सुलझाने के लिए गए थे उन पर हमला हुआ और बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। सुनते हैं वहां के मुंगेर के एसपी वो क्या कह रहे हैं। पुलिस अधीक्षक: आज मुफस्सिल थाना अंतर्गत देर शाम में संध्या को सूचना मिली है 112 पे कि नंदलालपुर गांव में एक रणवीर कुमार का परिवार शराब पीकर के हल्ला हंगामा कर रहा है। तो सूचना के सत्यापन के लिए एएसआई संतोष कुमार सिंह डायल 112 में जो कार्यरत है वो अपनी टीम के साथ मौके पे पहुंचे। मौके पे पहुंचने के बाद जो रणवीर कुमार है और उनके पूरे परिवार के द्वारा एकजुट होकर के इन पे हमला कर दिया गया। इनके सर पे वार किया गया है और इनको गंभीर चोट आई है, जिसके बाद इनको इलाज के लिए सदर अस्पताल लेके गए और यहाँ से इनको रेफर कर दिया गया है पटना के लिए, जहाँ इनका इलाज चल रहा है। इसमें इनका पूरा परिवार एकजुट होकर जो हमला किया है वो घर छोड़ के फरार है। पूरी टीम हम लोगों की लगी हुई है। इसमें जो भी अभियुक्त है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। तो ये मुंगेर के पुलिस अधीक्षक थे सैयद इमरान मसूद, बता रहे थे किस तरह से वहां पर उन पर हमला किया गया, उसके बाद अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई एएसआई संतोष कुमार सिंह की। और इससे पहले अररिया में भी इस तरह की घटना है। मुंगेर की इस घटना को जो वहां के चश्मदीद है उनका क्या कहना है। वहां के एक चश्मदीद है, वो बता रहे हैं कि किस तरह से ये पूरी घटना हुई आपस के 2 लोगों के बीच में और आखिरकार उसमें एएसआई संतोष कुमार को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो सुनते हैं, प्रदीप कुमार यादव हैं जो वहां के चश्मदीद हैं उस घटना के, जिन्होंने देखा उस घटना के बारे में। वो बता रहे हैं कि क्या कुछ हुआ उस समय जब ये विवाद हो रहा था और उसको सुलझाने के लिए एएसआई संतोष कुमार पहुंचे हुए थे। उसका पहले से कोई पता नहीं था। हम तो थे भी नहीं यहाँ पर घर में। मेरे बच्चे थे, परिवार थे और हम तो बेनीपुर में बैठे हुए थे अपने दोस्तों के साथ, अभी चल रहे थे। तो मेरा बेटा गया, सर फटा हुआ था, बोला पापा हमको मार दिया, मम्मी को भी मारा है, हमें चाचा को भी मारे। तो हम बोले कि तो चलो पहले प्रशासन को जाते हैं थाना। थाना पर हम गए तो थाना पर हमको बोले कि जाओ ठीक है, प्रशासन पहुँचेंगे वहाँ पर, आपका मामला वहाँ पर देख लेगा। तो वो पी के गाली ही दे रहा था। प्रशासन बोला तुम लोग जाओ, हम उसको समझा देते हैं। हम लोग अपना घर आए, वो गए तो उतने में देखते कि हड़बड़ा करके यहाँ घर के तो आप पर देखे। हम तो बाद में आए, हम तो बाद में थे। तो पूरी तरह से वो बाद में जब आए ना प्रशासन, हम देखे कि घायल उठा करके फिर उसको गाड़ी में रखा हॉस्पिटल में।
तो इसको लेकर आरोप लग रहे हैं बिहार में जंगल राज, और बिहार को लेकर जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि बहुत कुछ उनके कार्यकाल में हुआ है, सब कुछ उनके कार्यकाल में हुआ है। हमने 2 दिन पहले आपको इसी ब्रेकिंग में सुनवाया था कि किस तरह से बिहार विधानसभा में इस बात को लेकर गहमा-गहमी हो गई आरजेडी और जेडीयू में, यानी आरजेडी की नेता राबड़ी देवी में जो कि मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, और जेडीयू के नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच। नीतीश कुमार का कहना था कि बिहार में सब कुछ उनके शासनकाल में हुआ है, उसके पहले कुछ नहीं हुआ था। लेकिन ये लगातार जिस तरह से ये घटनाएं हो रही हैं और पुलिस अधिकारियों की उसमें जान जा रही है, उसको लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं। इसके अलावा तमाम दूसरे मुद्दों पर सवाल पहले भी उठते रहे हैं। कानून व्यवस्था को लेकर बिहार सरकार जिस तरह से अब नाकाम हो रही है, विपक्ष की भाषा में कहें, ये चुनावी साल को देखते हुए ये सरकार का खास तौर पर नीतीश कुमार के लिए ये कितना बड़ा नुकसान है। और लगातार वो घिरे हुए हैं नीतीश कुमार के ऊपर ये भी आरोप लग रहे हैं कि वो दबाव में काम कर रहे हैं। और तेजस्वी यादव की माने तो उनका ये कहना है कि नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन भी ठीक नहीं है, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी वो कमजोर है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अब इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं अमलेंदु जी, उसको लेकर क्या लगता है कि क्या अब नीतीश कुमार के ऊपर और भी ज्यादा दबाव बनेगा और इस दबाव का फायदा भारतीय जनता पार्टी भी लेने की कोशिश करेगी? देखिए समीर जी, एक तो भारतीय जनता पार्टी इसका फायदा लेने की कोशिश करेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी सवाल हैं, क्योंकि सरकार में भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है और ज़्यादा मंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो कानून व्यवस्था के मोर्चे पर बीजेपी के जैसे और राज्य सरकारें फेल हैं, उसी तरीके से एनडीए की बिहार सरकार भी बुरी तरीके से फेल है। और बिहार में जंगल राज, इसको विपक्ष कह रहा है कि बिहार में जंगल राज आ चुका है और नीतीश कुमार बुरी तरीके से फेल हो रहे हैं। तो ये अकेले नीतीश कुमार का फेल्योर नहीं है, ये पूरे एनडीए सरकार का फेल्योर है। समीर जी, 10 दिनों के अंदर 2 एसआई की जान चली जाना और भीड़ के द्वारा घटनाओं में चले जाना, ये कानून व्यवस्था पर सीधे सीधे सवाल खड़े करता है। तो ये एक तरीके से देखा जा सकता है कि बिहार में निश्चित तौर पर जंगल राज जंगल राज आ चुका है, क्योंकि अगर पुलिस पे हमले हो रहे हैं और सरकार की तरफ से इस पर मौन है एकदम। 2 बड़ी घटनाएं हो गई और सरकार मौन है। तेजस्वी यादव इस पर लगातार सवाल उठा रहे हैं, विपक्ष के और लोग तमाम सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस ने आज जबरदस्त हमला बोला है, कहा है कि बिहार में जंगल राज है और सरकार जो है किस तरीके से फेल हो गई है। कांग्रेस ने ट्वीट किया है, वो भी हम दिखाएंगे कांग्रेस ने क्या कहा है। तो ये समीर जी, जिस तरीके से बढ़ रही है वारदात, और आप देखिए किस तरीके से गैंगवार जो खुलेआम हो रही है, और गैंगवार होने के बाद एक गैंग का आदमी जो है वो बाकायदा अपना इंटरव्यू दे रहा है मीडिया पर। तो ये सारी चीजें जिस तरीके से हो रही है, तो बिहार में जंगल राज है, ये अब साबित हो रहा है। और विपक्ष के आरोप जो हैं उसका जवाब क्या नीतीश कुमार दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, और बीजेपी इसका जवाब दे पाएगी नहीं दे पाएगी, ये आने वाला समय बताएगा। जी बिल्कुल, लेकिन ये गंभीर मुद्दा है कि सरकार की खामोशी, चूंकि उस पर सरकार की प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, लेकिन पुलिस में भी इस बात को लेकर नाराजगी है। एक बार देखेंगे कि पुलिस के एसोसिएशन के, जो बिहार में पुलिस एसोसिएशन है, उसके अध्यक्ष हैं मृत्युंजय कुमार सिंह, वो क्या कह रहे हैं इस घटना पर। और ये जो लगातार बैक टू बैक जो 2 घटनाएं हो रही हैं कि अलग अलग जिलों में पुलिस के अधिकारियों की मौत हो रही है इन घटनाओं में, इन क्लैशेस में, इन विवादों में, उसको लेकर उन्होंने क्या कहा है? काफी दुखद घटना है। मुंगेर जिला के मुफस्सिल थाना के जो नंदलालपुर ग्राम है, 2 पक्षों में मारपीट की सूचना पर एएसआई संतोष कुमार सिंह के आरक्षी के साथ वहां जाते हैं। एक पक्ष के द्वारा उसी विवाद क्रम में इन पर सर पर रड से हमला कर दिया जाता है। गंभीर रूप से जख्मी होते हैं, इलाज के लिए पटना पारस हॉस्पिटल आते हैं। इलाज के दौरान लगभग 3 बजे रात्रि में इनकी मृत्यु हो जाती है। यह घटना काफी दुखदायक है। घटना में शामिल 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है और साथ ही इसमें और कौन घटना में शामिल है, पुलिस को चिन्हित करना है और ऐसे व्यक्तियों को स्पीडी ट्रायल के सजा देने की जरूरत है। ये संतोष कुमार सिंह अभी एएसआई जुआ भी थे और रोहतास के रहने वाले थे। इसी तरह अब 2 दिन पहले अररिया जिला में भी एक घटना घटी थी। वहां पुलिसकर्मी अपराधी गिरफ्तार करने गई थी। गिरफ्तारी के उपरांत ग्रामीणों द्वारा हमला किया गया है और धक्का मुक्की क्रम में एक एएसआई की गिर गए और हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। यह चिंता का विषय है। आखिर ऐसी घटनाएं जो घटित हो रही है, कानून के पुलिसकर्मी जो हाथ अपने जो है उनका विरोध कर रहे हैं और अपने जनता कानून हाथ में ले रही है, इस पर चिंतन का विषय है। हम पुलिसकर्मी जो है इस पर समाज के हिस्से हैं, किसी के परिवार, किसी के भाई, किसी के बेटा, किसी के संबंधी, सोचना चाहिए पुलिस पब्लिक से बेहतर संबंध हो, पुलिस को सपोर्ट करना चाहिए, न कि पुलिस पर हमला करना चाहिए। और ऐसी घटनाएं अगर घटित अगर हो रही है तो निश्चित तौर पर पुलिस मुख्यालय, सरकार, जिला के एसपी, पुलिस कर्मियों को सोचना चाहिए और कैसे ऐसे घटनाएं नहीं घटित हो। लगातार इस तरह के घटना घट रहे हैं, आए दिन ये घटना है, क्योंकि पुलिस पर
सूचना मिलती है कि हमला किया था, उसको लेकर आप लोग एसोसिएशन है वो किस तरीके का उसको लेकर है? देखिए, एसोसिएशन के लोग मरमाहत है, पुलिसकर्मी तो कर्तव्य पथ पर डटे हैं। आज होली है, सारे लोग शांति से होली मना रहे हैं, कल भी मनाए हैं। पुलिस विभाग के पुलिसकर्मी एक ऐसे हैं कि 24 घंटा ड्यूटी करते, पर्व हो त्योहार हो, हर विषम परिस्थिति में, कोरोना में भी देखे प्राणों की आहुति दिए हैं। तो वैसे पुलिसकर्मियों को तो समाज के लोगों द्वारा सपोर्ट सहयोग करना चाहिए। और हमला होना चिंता का विषय है, और चिंता का विषय कि इसका कैसे हमला नहीं हो, पुलिस पब्लिक के फ्रेंडली संबंध होना चाहिए। संबंध के साथ पुलिस कर्मी किसके लिए है, जनता को सोचना चाहिए, उसी के लिए नहीं, अपना परिवार छोड़कर, पर्व त्योहार छोड़कर आपकी सुरक्षा के लिए तो सपोर्ट करने की आवश्यकता है। लेकिन साथ ही ये बताना चाहता हूँ, जो अभयानंद जी के समय में स्पीडी ट्रायल था, उसको और गति देने की जरूरत है। कोई व्यक्ति कानून अगर तोड़ता है, अपराधी ये गिरफ्तार होता है, स्पीडी ट्रायल का सजा होनी चाहिए, तब लोगों में और भय जाएगा। क्योंकि अगर केस विलंब से चलता रहेगा, सजा से विलंब से होगा, तो लोगों के मोराल पर थोड़ा सा उसका असर दूसरा पड़ता है। बढ़िया अधिकारी से चीज को लेकर वो बात करेंगे। निश्चय, हमने डीजीपी साहब को फोन लगाया था, अभी संवाद नहीं हुआ वहाँ के एसएसपी। तो बिहार में जंगल राज, ये आरोप लग रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया है और जबरदस्त इन घटनाओं को लेकर बिहार की नीतीश सरकार को घेरा है। एक बार देखेंगे कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से क्या लिखा गया है। और इसमें लिखा जा रहा है कि बिहार में, सीधे यही शुरुआती लाइनें हैं कि बिहार में जंगल राज। बिहार के मुंगेर में होली के दिन सरेआम एक पुलिस अधिकारी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। वहीं इससे पहले 13 मार्च को बिहार के अररिया में एक पुलिस अधिकारी को पीट पीट कर मार डाला गया था। जिस राज्य में पुलिस ही अपराधियों से सुरक्षित ना हो, वहां आम जनता भला कैसे सुरक्षित रहेगी। ये मामले बिहार की एनडीए सरकार में खोखली कानून व्यवस्था की पोल खोल रहे हैं, जहां अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं और सरकार सो रही है। सच्चाई यही है कि बिहार सरकार अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने में पूरी तरह से फेल हो चुकी है। यहां जनता दहशत के साए में जीने को मजबूर है, लेकिन बीजेपी जेडीयू बेशर्मी से कुर्सी कुर्सी खेल रहे हैं। यह आरोप है, चूंकि बीजेपी और जेडीयू की वहां सरकार है, नीतीश कुमार जेडीयू के नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, और वो ये बार बार बात कहते हैं कि जो कुछ उन्होंने किया है, वो चाहे जिस गठबंधन में रहे हो, बिहार के लिए अगर कुछ किया है तो उन्होंने ही किया है। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी का यह आरोप है कि किस तरह से वहां एक के बाद एक लगातार पुलिस अधिकारियों को मारा जा रहा है, उनकी जान ले ली जा रही है। तो ये जंगल राज है, बिहार में कैसी कानून व्यवस्था है। लेकिन अमलेंदु जी, इसको लेकर सरकार की ओर से, बिहार सरकार की ओर से, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ट्विटर हैंडल से कोई इस पर, दोनों ही घटनाओं पर किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया या कोई अफसोस नहीं जताया गया है। हाँ बिल्कुल समीर जी, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं है मुख्यमंत्री के ट्विटर हैंडल से, ना किसी और बड़े सरकार के नेता की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है। और जो हम लोगों ने बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार सिंह को सुनवाया, वो लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं, बढ़ रही हैं घटनाएं। यानी पुलिस एसोसिएशन जो समीर जी वो लाचार नजर आ रही है। आखिर क्यों लाचार नजर आ रही है? इसका मतलब ये है कि अपराधियों का सरकार पर कब्जा हो चुका है। लेकिन समीर जी, दुख की बात ये है कि कांग्रेस तो दिल्ली में बैठकर इस घटना को ले रही है और सवाल उठा रही है कि सरकार सो रही है, लेकिन वहां जो नेता विपक्ष है तेजस्वी यादव, वो भी सो रहे हैं। सब होली के बाद त्योहार मना रहे हैं, वो भी सो रहे हैं। उनकी तरफ से अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, उनके ट्विटर हैंडल पर कम से कम नहीं है। वहां उन्होंने किसी मीडिया से कुछ बात की हम कह नहीं सकते। हालांकि उन्होंने कांशीराम जी की जयंती पर उनको याद किया है अभी 40 मिनट पहले, लेकिन 40 मिनट पहले जब कांशीराम जी को याद कर रहे थे, इस घटना पर भी प्रतिक्रिया तेजस्वी यादव की आनी चाहिए थी। नेता विपक्ष आप हैं, मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में आप शामिल हैं, महागठबंधन आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा, तो आप क्या कर रहे हैं? तो ये सवाल तो ये उठता है समीर जी, निश्चित तौर पर विपक्ष से भी सवाल तो उठते हैं कि अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और कांग्रेस अगर दिल्ली में बैठकर इस घटना को लेकर हमलावर है, तो वहां बैठे हुए तेजस्वी यादव पटना में बैठे हुए वो क्या कर रहे हैं? अभी तक सो के नहीं उठे हैं क्या? देर से सो के उठते हैं, देर से सो के उठेंगे तब इस पे कोई प्रतिक्रिया देंगे। लेकिन कानून व्यवस्था किसी राज्य के लिए सबसे गंभीर मुद्दा, गंभीर मसला है। आप काशीराम जी को याद करना बहुत अच्छी बात है, याद करना, लेकिन आप इतने गंभीर मसले पर खामोश क्यों हैं? क्यों सवाल नहीं उठा रहे हैं? ये सवाल तो तेजस्वी यादव से भी बनता है समीर जी। जी बिल्कुल, ये सवाल बनता है। और तेजस्वी यादव जो वहां पर विपक्ष के नेता भी हैं, उनकी तरफ से भी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन ये हम स्क्रीन पर जो देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया, बिहार में जंगल राज, सीधे इसी तरीके से उस पूरी घटनाओं का विवरण दिया है कांग्रेस पार्टी ने अपने इस ट्विटर हैंडल पर। और यह कहा है कि वहां लगातार 2 अधिकारियों को मार दिया जाता है। यह किस तरह का जंगल राज वहां पर चल रहा है? बिहार सरकार को उन्होंने जमकर घेरा है कांग्रेस पार्टी ने। और इस बीच जो अभी जिक्र कर रहे थे अमलेंदु जी की, विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव का भी उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। और बीएसपी के संस्थापक दलित नेता कांशीराम की जयंती पर उनको याद किया है। कांशीराम की जयंती पर उनको तमाम दूसरे नेताओं ने भी याद किया है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं
महिलाओं की तरफ से भी उनको श्रद्धांजलि दी गई है आज उनकी जयंती पर। लेकिन इस जयंती पर बीएसपी नेता मायावती ने भी उनको श्रद्धांजलि दी है और एक बड़ी बात कही है अमलेंदु जी, उसका जिक्र हम लोग करना चाहेंगे कि उन्होंने इंडिया गठबंधन की जो पॉलिसी है या उनका एजेंडा है या उनकी जो डिमांड है उसमें उन्होंने एक तरह से हाँ में हाँ मिलाया है और कास्ट सेंसस को लेकर उन्होंने कहा है कि उस पर उनका समर्थन अपना जताया है। कहा है कि कास्ट सेंसस यानी जाति जनगणना होनी चाहिए, जिसको लगातार हम लोग देख रहे हैं कि उसको लेकर समाजवादी पार्टी या फिर आरजेडी और खासकर कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी उसको लगातार उठा रहे हैं। तो ये एक बड़ा बदलाव मायावती की जो पॉलिटिक्स है पिछले दिनों से हम लोग देख रहे हैं उसमें ये दिखाई पड़ रहा है। हाँ समीर जी, अब ये पॉलिटिक्स में मायावती जी का ये बदलाव मतलब स्थायी भाव है या फौरी भाव है, ये तो आने वाला समय बताएगा कि ये स्थायी भाव है कि फौरी तौर पे उनको कुछ समझ में आ रहा है। लेकिन समीर जी एक बात समझ में आ रही है कि उन्होंने जो मायावती जी ने आज अपनी प्रेस वक्तव्य जारी किया है कांशीराम जी को अपनी श्रद्धांजलि देते हुए, उस पर कास्ट सेंसस पर उन्होंने बहुत लंबी चौड़ी बात की है और एक तरीके से कहा जाए कि उन्होंने जो इंडिया गठबंधन का एजेंडा है उसको ये एक समर्थन के तौर पे देखा जा सकता है। और इसमें महत्वपूर्ण बात ये भी है कि उनका कहना मायावती जी का ये है कि वो कभी अब बीजेपी के साथ नहीं जाएंगी, अब कभी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगी। तो ये एक तरह की घोषणा करना, तो क्या वास्तव में अब मायावती जी जो हैं उनकी समझ में आ गया है कि बीजेपी की बी टीम बनना खतरे से खाली नहीं है और अब आपका अगर कोर्पोरेटर आपके साथ नहीं रहेगा तो फिर कहाँ जाएंगे। तो ये लेकर उन्होंने बहुत कही है, उन्होंने जो विज्ञप्ति जारी की है, आप इसको समीर जी बता सकते हैं कि उसमें कास्ट सेंसस को लेकर खासतौर पर उन्होंने जो बात कही है कि वैसे तो देश और उत्तर प्रदेश में भी बहुजन समाज की आबादी 80% से ज्यादा है और संवैधानिक व कानूनी तौर पर उनके हित व कल्याण अर्थात जनगणना से जन कल्याण की गारंटी सुनिश्चित करने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान में राष्ट्रीय जनगणना सेंसस का प्रावधान किया है और जिसका लंबित पड़ा रहना गुड गवर्नेंस कतई नहीं है। सेंसस का काम सीधे तौर पर देश निर्माण से जुड़ा होने के कारण इस दायित्व के प्रति सरकार को समय पर अनवरत चुनाव की तरह ही विशेष सतर्क रहना जरूरी है। जनगणना नहीं कराने पर संसदीय समिति ने भी अपनी चिंता व्यक्त की है। वो आगे लिख रही हैं अपनी उनकी जो विज्ञप्ति है बीएसपी नेता मायावती की, इसी के साथ अब देश व समाज के विकास को नई सही दिशा देने के लिए जातीय जनगणना यानी कास्ट सेंसस के भी महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता है और इसके प्रति अपेक्षित गंभीरता निभाने के लिए सरकार को जरूरी कदम शीघ्र उठाना चाहिए। कास्ट सेंसस को लेकर अमलेंदु जी मायावती ने पहली बार इतनी स्पष्टता के साथ अपनी बात कही। हाँ बिल्कुल, पहली बार इतनी स्पष्टता के साथ उन्होंने कही है और एक तरह से कहा जाए कि इंडिया गठबंधन का और राहुल गांधी का जो कास्ट सेंसस का मुद्दा है उस पर उन्होंने बहुत मतलब विस्तार से और स्पष्ट तरीके से अपनी बात रखी है और ये साफ तौर पर अगर समीर जी कहा जाए तो ये इंडिया गठबंधन को एक तरीके से इस मसले पर समर्थन जैसा है। तो उनका कहना जो है कि वो बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएंगी, ये भी एक जो है वो है और अच्छे दिन को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाया है। समीर जी, विपक्ष भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अच्छे दिन आने वाले नारे को भूल चुका है कि पूछा जाए क्या है, लेकिन वो अच्छे दिन को लेकर के भी सवाल जो है वो पूछ रही हैं और वो जो उनका कहना जो है वो आप मतलब विज्ञप्ति में जो उन्होंने लिख रही है कि उत्तर प्रदेश की विशाल आबादी को यह अनुभव है, वो अपने शासनकाल की याद दिला रही हैं कि उत्तर प्रदेश की विशाल आबादी को अनुभव है कि बीएसपी का आयरन लेडी नेतृत्व हमेशा कथनी में कम व कर्म में ज्यादा विश्वास रखता है और अपने शासनकाल में बहुजनों के काफी कुछ अच्छे दिन लाकर भी दिखाए हैं, जबकि दूसरी पार्टियों सरकारें हवाई बातों, लुभावनी घोषणाओं, दावों तथा अच्छे दिन आदि के हसीन सपनों से बरगलाती हैं, जिस चक्रव्यूह में फंसकर लोग त्रस्त हैं। तो ये और जनगणना से जन कल्याण यानी सेंसस मोटो है, जिसकी गारंटी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान में राष्ट्रीय जनगणना सुनिश्चित की है। ये दो चीजें जो दिखाई पड़ रही हैं, एक तरफ वो बार बार अच्छे दिन की याद दिला रही हैं कि और सीधे बता रही हैं कि कुछ सरकारें और पार्टियां हवाई लुभावने और अच्छे दिन का एक सब्जबाग दिखाती हैं, हसीन याद दिलाती हैं। तो ये सीधे तौर पर एक वो टारगेट कर रही हैं भारतीय जनता पार्टी को और दूसरी तरफ
वो सुर में सुर मिलाती दिख रही हैं कास्ट सेंसस के मसले पर इंडिया गठबंधन के साथ, यानी कांग्रेस पार्टी के साथ राहुल गांधी जिस मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं। हाँ बिल्कुल समीर जी, और इस मुद्दे को लेकर आप देखिए कि सदन में भी भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से बेचैन हो जाती है जब राहुल गांधी सवाल को उठाते हैं, अखिलेश यादव सवाल को उठाते हैं या इंडिया गठबंधन के और लोग इस सवाल को उठाते हैं, तो बीजेपी जो है वो विचलित नजर आती है। और कास्ट सेंसस के खिलाफ बीजेपी खुलकर अब बात कर रही है और कह रही है जाति आधार पर जो है समाज तोड़ने का षड्यंत्र है, इसको ये बताया जा रहा है। तो यानी अब बीजेपी तो खुलकर जाति जनगणना के खिलाफ है, लेकिन इंडिया गठबंधन इसको उठा रहा है और मायावती भी अब इंडिया गठबंधन के साथ इस मसले पर खड़ी होती हुई समीर जी दिखाई पड़ रही हैं। और उधर दक्षिण से समीर जी जिस तरीके से चीजें आ रही हैं, और 22 मार्च को जो चेन्नई में बैठक बुलाई गई है विपक्षी दलों की स्टालिन द्वारा, उसमें अब कल पिनराई विजयन ने भी अपना समर्थन दे दिया है और कहा है कि ये जो लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है और स्टालिन का कदम ये महत्वपूर्ण है और हम इसका समर्थन करते हैं। तो ये पिनराई विजयन भी वहां पहुंचेंगे। एक तरीके से समीर जी कहा जाए कि उत्तर और दक्षिण दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी तमाम मसलों पर घिरती हुई नजर आ रही है। ये ऐसे मसले हैं जिनकी काट बीजेपी के पास फिलहाल दिखाई नहीं पड़ती है, चाहे वो दक्षिण का मसला हो उसके साथ डिलिमिटेशन वाला, और चाहे जातिगत जनगणना का मसला हो इस पर भी। जी, और अमलेंदु जी, दक्षिण के साथ डिलिमिटेशन का मसला है ही, भाषा को लेकर भी जबरदस्त विरोध हो रहा है वहां पर दक्षिण भारतीय राज्यों में कि उनके ऊपर हिंदी थोपने की कोशिश की जा रही है। और उत्तर भारत में हिंदी और उर्दू के विवाद को एक कह लीजिए कि उसको हवा देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उर्दू विवाद में कई बार उर्दू हिंदी का जो विवाद है, हालांकि दोनों भाषाएं भारत की हैं, लेकिन फिर भी उसको हिंदुओं और मुसलमानों की भाषा से जब जोड़कर देखा जाता है और बीजेपी के नेता जब इस तरह की बातें करते हैं तो कई बार अपने इस जाल में खुद ही फंसे हुए नजर आते हैं। अमलेंदु जी बताएंगे ताजा तरीन मामला जो राजस्थान का है, बड़ा कह लीजिए बड़ा दिलचस्प मामला है वो। आप हिंदी और उर्दू को अलग तो करते हैं, लेकिन आप कैसे कर पाएंगे उसका बड़ा बढ़िया उदाहरण उसमें पेश किया गया। हाँ, इसका बड़ा जबरदस्त नज़ारा देखने को मिला बीते बुधवार को समीर जी राजस्थान की विधानसभा में। नेता प्रतिपक्ष हैं टीकाराम जूली, उन्होंने जो राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं मदन दिलावर, उन पर बहुत तगड़ा जो है वो तंज कसा। मसला ये था कि मदन दिलावर ने महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल के विदाई समारोह कार्यक्रम के निमंत्रण पत्र जो छपा उसमें उर्दू शब्द लिखे जाने पर एतराज जताया था। इस मामले में कमेटी का भी गठन कर दिया गया और उन्होंने भाषा का घालमेल बताया था। अब इस मसले को उठाते हुए टीकाराम जूली ने कहा कि जब शिक्षा मंत्री के नाम के अर्थमें के बारे में उन्होंने पता करवाया तो जानकारी मिली कि मदन के साथ जुड़ा हुआ दिलावर शब्द जो है ये खुद अरबी मूल का फारसी शब्द है। सुन लेते हैं उस विधानसभा की उस कार्यवाही की क्लिप हमारे पास है, उसको हम देखते हैं कि क्या कहा उन्होंने। और दिलावर शब्द जो उनका नाम है उसको बताया उन्होंने कि ये शब्द ही अपने आप में अरबी और फारसी का है, अरबी मूल का फारसी शब्द है। और उसको लेकर तो आप अपने नाम को लेकर क्या कहेंगे? आप उर्दू शब्द पर इतनी आपत्ति है कि आपने वहां उस पर कार्रवाई से हटा दिया जहां निमंत्रण पत्र में लिखा था। खैर, उस पूरे मामले को सुनते हैं क्या कहा। और वो विधानसभा में इस शब्द को लेकर, हिंदी और उर्दू के शब्दों को लेकर कितना एक दिलचस्प वाद विवाद हुआ वो देखने लायक है। हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी स्कूल बंद करने में लगे हुए हैं, लगातार जो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, और उर्दू शब्द से तो इतनी भारी आपको चिढ़ है कि बस पूछो मत। पर मैंने पता करवाया कि दिलावर शब्द का अर्थ क्या होता है, इसकी मूल उत्पत्ति कहां है। तो दिलावर शब्द जो है अरबी मूल का फारसी शब्द है, यह बात मैं बताना चाहता हूं। अब आपको इसके लिए भी हो सकता है कोई कमेटी बैठानी पड़ जाए, यह बात मैं कहना चाहूंगा। आप संविधान से लगातार जो है छेड़छाड़ करने में लगे हुए हैं। तो आप शब्दों को कैसे जो संस्कृति में घुले मिले हैं आप उनको कैसे अलग कर सकते हैं। लेकिन एक चीज देखने को मिलती है अमलेंदु जी, इस तरह के जो तमाम वाद विवाद हैं वो उत्तर प्रदेश से निकल कर आ रहे हैं, चाहे वो बुलडोजर का मामला हो, चाहे वो मंदिर मस्जिद का मामला हो, चाहे मस्जिदों में मूर्तियां ढूंढने का मामला हो, उसकी शुरुआत। और हम लोगों ने देखा कि हिंदी और उर्दू की भी ये जो शुरुआत हुई है वो उत्तर प्रदेश से हुई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में ही ये कह दिया
दिया कि उर्दू में पढ़ने जो उर्दू लोग पढ़े हुए लोग हैं, मदरसों में पढ़े हुए लोग हैं, वो वैज्ञानिक शिक्षा वहां नहीं होती है और वहां से वो मौलवी बनते हैं। सुनाएंगे कठमुल्ले बनते हैं। सुनाएंगे आपको उस क्लिप को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बात विधानसभा में कही थी। लेकिन ये सारी चीजें जिस तरह से है और ये राजस्थान विधानसभा का जो दृश्य हम लोगों ने देखा, ये बताता है कि इन सारी विवादों के पीछे कारण क्या है और ये सब क्यों उठाए जाते हैं और उनके पीछे कोई आधार नहीं है। हाँ समझिए, इनके पीछे कोई आधार नहीं है। सिर्फ आधार एक है कि किस तरीके से जनता का ध्यान जो है वो भटकाया जाए असली मसलों की तरफ से और जनता को दूसरे मामलों में फंसाकर और पीछे से जो है वो अपना एजेंडा सेट कर दिया जाए। इसी तरीके से होली पे जिस तरीके से माहौल बनाने की कोशिश की गई सत्तारूढ़ दल की तरफ से और खुद शासन सरकार की तरफ से, तो ये समझ में आता है कि ये सब चीज़ें आ रही हैं। समझिए, अब इसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने जो सदन में कहा और उसके बाद कठमुल्ला शब्द पे जो कहा उन्होंने, उसके अगले दिन जो नेता प्रतिपक्ष हैं विधानसभा में माता प्रसाद पांडे, उन्होंने बड़ा जबरदस्त हमला जो था वो बोला मुख्यमंत्री की मौजूदगी में, मुख्यमंत्री के ऊपर। उन्होंने कहा कि आपने संस्कृत, आपने कह दिया उर्दू पढ़ने वाले जो हैं वो कठमुल्ला हैं। भाई ठीक है, हमने तो कहा था कि उर्दू और संस्कृत दोनों को शामिल किया जाए। आपने संस्कृत नहीं सुना, उर्दू सुन लिया और आप जो थे वो बौखला गए। लेकिन जरा ये बताइए महाराज कि आपके गोरखपुर के ही थे रघुपति साहेब फिराक गोरखपुरी, वो उर्दू के शायर आजम थे, तो क्या वो कठमुल्ला थे? और आपके ही गोरखपुर में हेडमास्टर थे धनपत राय उर्फ प्रेमचंद, जो उर्दू में सोजे वतन जिनका जब्त कर लिया था अंग्रेज सरकार ने, क्या वो कठमुल्ला थे? और बहुत सारी बातें फिर उन्होंने कही। तो ये अब इसका कोई जवाब जो था वो योगी आदित्यनाथ के पास नहीं था। और उधर जो श्रीकांत शर्मा राज्य के मंत्री हैं, वो जब खड़े हुए समीर जी, हाँ मंत्री थे, ध्यान नहीं रहा, हाँ चूंकि पता नहीं चलता ना यहाँ कब कौन मंत्री होता है, कब हट जाता है। तो उनका कहना था कि वो अंग्रेजी शिक्षा जो है वो बहुत अच्छी है और बच्चे अंग्रेजी शिक्षा पढ़े, ये बहुत, यानी हिंदी के विरोध में और अंग्रेजी के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में खड़ी हुई है। तो हिंदुस्तान का नारा जो है वो किस तरीके से जो है उसको पीछे कर दिया और वहाँ अंग्रेजी के समर्थन में भाषण दिए जा रहे हैं। ये सारी चीजें हैं और वो इस हिंदी, उर्दू और हिंदी और दक्षिण भारतीय भाषाओं के साथ या फिर पश्चिम बंगाल में और नॉर्थ ईस्ट के में इस बात को लेकर ये आलोचना हो रही कि या आरोप लग रहे हैं कि केंद्र सरकार हिंदी थोपने की कोशिश कर रही है। लेकिन हिंदी उर्दू का विवाद बड़ा दिलचस्प है क्योंकि दोनों ही भाषाएं भारतीय भाषाएं हैं और उनको अगर धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश की जाती है तो कई बार बहुत ही हास्यास्पद स्थिति बन जाती है। अब सुनते हैं जहां से इसकी शुरुआत हो रही है, यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उर्दू पढ़ने वालों को उर्दू को लेकर क्या कहा था विधानसभा में, और जिसके बाद ये सारी चीजें चल रही हैं, विवाद चल रहा है कि उर्दू और हिंदी को लेकर। लेकिन तमाम लोग ऐसे हैं जिनके नाम ही उर्दू के शब्दों से प्रभावित हैं या सीधे सीधे वही शब्द है। बहुत सारे लोगों के, उनमें बहुत सारे राजनीतिक लोग भी हैं और बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के ही लोग ऐसे हैं, और जिसका एक जीता जागता उदाहरण दे दिया विधानसभा में दिलावर सिंह का, जो मदन दिलावर का उदाहरण जो दिया वहां पर नेता प्रतिपक्ष ने विधानसभा में। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर विवाद तो होते रहते हैं, लेकिन विवाद के पीछे उसका कारण क्या है और मकसद क्या है वो पता नहीं होता। हालांकि मकसद तो काफी कुछ पता होता है कि एक तो जरूरी मुद्दों से ध्यान कैसे भटकाया जाए और दूसरे ये है कि कैसे सेंट्रलाइज किया जाए अपने वोटर्स को, वोट्स को, उनको कैसे सेंट्रलाइज करने की कोशिश की जाती है। हाँ बिल्कुल, कैसे सेंट्रलाइज करने की कोशिश की जाती है ये है। और समझिए कानून व्यवस्था के मसले पर तो मतलब बीजेपी शासित तमाम राज्य सरकारें बुरी तरीके से फेल आ रही हैं। महाराष्ट्र की भी हम लोगों ने खबरें सुनी थी जी, महाराष्ट्र में सुनी थी, हरियाणा में भी एक बीजेपी के नेता को जी कर दिया गया, मर्डर हुआ है। और होली पे एक नहा चुका था, दूसरे ठाकुर साहब आए, उन्होंने लेके उसको गोली मार दी। इस तरह की घटनाएं भी आ रही हैं। लेकिन जो एक मजेदार एक और किस्सा है, उस पर अखिलेश यादव ने अभी एक खबर को ट्वीट करते हुए कहा है कि भाजपा शासन में जब प्रशासन ही सुरक्षित नहीं तो जनता की सुरक्षा की बात क्या करना। क्या मसला आप जब बिल्कुल, ये होली का उस खबर को भी उन्होंने टैग किया है। अखिलेश यादव ने लिख रहे हैं, अखिलेश यादव की भाजपा शासन में जब प्रशासन ही सुरक्षित नहीं है तो जनता की सुरक्षा की बात क्या करना। यही इसी का जिक्र हम लोग कर रहे थे कि तेजस्वी यादव ने अब कोई प्रतिक्रिया नहीं दी वहां पर जो ऐसी घटना हुई, लेकिन यह उत्तर प्रदेश की कहानी है
और वहां बरेली की का मामला है। इस जो कटिंग है कि होली का हुड़दंग रोकने गए थे डिप्टी एसपी, पेट्रोल ले घर पहुंचे बदमाश, सरकारी बंगले का ही कर दिया होलिका दहन। और कि बरेली में दबंगों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि होली वाले दिन कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए उन्होंने सरकारी बंगले को ही फूंक दिया। बदमाशों ने पेट्रोल डालकर डिप्टी एसपी के सरकारी बंगले को जला डाला। ये खबर है और इसीलिए अखिलेश यादव पूछ रहे हैं कि यहां पर सरकारी अफसरों का जब ये हाल है तो बाकी का क्या हाल होगा। और बरेली भी उन शहरों में शामिल है जहां पर डर के मारे मस्जिदों को ढक दिया गया था। जी, मस्जिदें जहाँ ढकी जा रही थी तो ये वो जो है बरेली जो है वो उसमें प्रमुख था और उसकी सबसे पहले विजुअल्स आए थे कि सब बरेली में भी मस्जिदें ढक दी गई हैं और प्रशासन बहुत सतर्क है। तो इतना सतर्क है कि जो डिप्टी एसपी साहब थे उनका ही सरकारी बंगला, मतलब हिम्मत देखिए आप, कानून व्यवस्था किस तरीके से चरमरा चुकी है कि डिप्टी एसपी का सरकारी बंगला पेट्रोल से जला दिया। ये घटना, और अखिलेश यादव इस पर सवाल पूछ रहे हैं और वाजिब सवाल पूछ रहे हैं कि भाजपा शासन में जब प्रशासन ही सुरक्षित नहीं है तो जनता की सुरक्षा की क्या बात करना। तो समझिए ये सवाल सब जगह जहां जहां भाजपा सरकारों में शामिल है या भाजपा की सरकारें हैं वहां इसी तरीके की चीजें आ रही हैं। इसी उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर में हुआ था, वो सुबोध कुमार सिंह जो इंस्पेक्टर थे उनकी जान लेने का मामला किस तरीके से हुआ था, वो आया बिल्कुल इसी तरह जैसे अररिया में हुआ, जैसे अररिया में हुआ है। और इसी तरीके से अब वहां बिहार में 2 घटनाएं हो चुकी है एक हफ्ते में कि 2 एसआई की जान ले ली गई। क्या 2 दिनों के भीतर हो गए? 13 को हुआ, कल 14 को हो गए, 2 दिनों के अंदर ही। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से कानून व्यवस्था भाजपा शासित राज्यों में ध्वस्त हो चुकी है। चूंकि इनको लगता है कि हर मसले का इलाज हिंदू मुस्लिम है और हिंदू मुस्लिम करके आप जनता का ध्यान असली मसलों से हटा सकते हैं। और इनको ये भी देखिए, अब होली का अगर जिक्र करें तो तमाम जगहों पर मस्जिदों को ढका गया और कोशिश की गई प्रशासन की तरफ से और सफल कोशिश रही, लेकिन फिर भी जिनकी जो डर था वो सामने दिखाई पड़ा कि ढकी हुई मस्जिदों के सामने भी किस तरह से लोग हुड़दंग मचाते हुए वहां पर दिखाई पड़ रहे थे। बहुत सारे विजुअल्स इस तरह के, अमलेंदु जी आए हुए हैं, अलीगढ़ से आए हुए हैं, बदायूं से आए, कई जगहों से आए हुए हैं। हाँ, कई जगह से आए हुए हैं हुड़दंग वाले। और ये हुड़दंग वाली जो चीजें समझिए वो आप कई जगहों से आई हैं। गुजरात से भी एक आया है मसला इस तरीके का। तो बहुत सी जगहों पे प्रयास किए गए हैं कि किसी तरीके से, मतलब एक तरीके से कहा जाए, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो। समीर जी, 70 सालों में ये पहली ऐसी सरकारें हैं बीजेपी की जो खुद चाहती हैं कि कानून व्यवस्था ध्वस्त हो। यानी सरकारों की तरफ से जो इस तरीके के इनिशिएटिव लिए जाते हैं कि कानून व्यवस्था के लिए चुनौती पैदा की जाए। अब आप समझिए कि उन अधिकारियों पर कितना दबाव होता होगा जिनको कानून व्यवस्था भी संभालना और बीजेपी का एजेंडा भी लागू करना है। तो कितना तनाव अधिकारियों के ऊपर होता होगा ये आप समझ सकते हैं। जी बिल्कुल। और इन सारी चीजों के बाद कि वहां पर मस्जिदें ढक दी जाए, फिर भी अगर वहां हुड़दंग हो रहा है, और ये सही बात है कि हुड़दंग करने वालों के खिलाफ उतनी सख्ती भी नहीं कर सकते हैं पुलिस के अधिकारी, उन पर यह भी दबाव रहता है और ये आरोप नहीं लगते हैं। ऑफ द रिकॉर्ड तमाम पुलिस अधिकारी ये बात खुद ही बताते दिखाई पड़ते हैं और जो लोग इस तरह की चीजों को रोकने की कोशिश करते हैं उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है या उनको सजा दी जाती है। कुछ दिन पहले इस तरह की घटनाएं कई बार हो चुकी हैं उत्तर प्रदेश में, 1-2 घटनाएं नहीं हुई हैं जहां हुड़दंगियों को रोकने के लिए प्रशासनिक तंत्र ने वहां पर काम किया और रोकने की कोशिश की, कामयाब भी रहे, लेकिन उसके बाद उनकी शिकायतों के बाद उनका ट्रांसफर कर दिया गया। तो ये बहुत निश्चित तौर पर यह चुनौती भरा काम रहता है उन प्रशासनिक अधिकारियों के लिए जो कानून व्यवस्था भी जिन्हें बनाए रखनी है, और एक खास लोगों को अगर वो कानून व्यवस्था को ध्वस्त कर रहे हैं तो उनको भी प्रोटेक्ट करना है। ये निश्चित तौर पर ये दोहरा काम उनके सामने रहता है, चुनौतीपूर्ण है, लेकिन बावजूद इन सब के होली के मौके पर बहुत शांतिपूर्ण तरीके से सारी चीजें हुई और आशंका जताई जा रही थी पहले से ही, चाहे वो संभल हो, बरेली हो, बदायूं हो, अलीगढ़ हो, इसके अलावा दूसरे राज्यों से भी बहुत सारे आशंकाएं थी, लेकिन इस तरह की आशंका नहीं हुई। पर बिहार में जरूर वहां पर लगातार जो घटनाएं कानून व्यवस्था से जुड़ी हो रही हैं, पुलिस के अधिकारियों की लिंचिंग हो रही है, उनको मारा जा रहा है, वो बहुत खतरनाक है और उसको लेकर कांग्रेस पार्टी हमलावर है। बिहार सरकार पर, नीतीश सरकार पर कांग्रेस पार्टी के ट्वीट को एक बार फिर से देखेंगे कि सीधे तौर पर कांग्रेस ने लिखा है कि वहां जंगल राज चल रहा है बिहार में। ये कांग्रेस पार्टी का ट्वीट है और लिखा है उसमें कि बिहार में जंगल राज। बिहार के मुंगेर में
होली के दिन सरेआम एक पुलिस अधिकारी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। वहीं इससे पहले 13 मार्च को बिहार के अररिया में एक पुलिस अधिकारी को पीट पीट कर मार डाला गया था। जिस राज्य में पुलिस ही अपराधियों से सुरक्षित न हो, वहां आम जनता भला कैसे सुरक्षित रहेगी? ये मामले बिहार की एनडीए सरकार में खोखली कानून व्यवस्था की पोल खोल रहे हैं, जहां अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं और सरकार सो रही है। सच्चाई यह है कि बिहार सरकार अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने में पूरी तरह से फेल हो चुकी है। यहां जनता दहशत के साए में जीने को मजबूर है, लेकिन बीजेपी जेडीयू बेशर्मी से कुर्सी कुर्सी खेल रहे हैं। अमलेंदु जी, एक महत्वपूर्ण बात यहां और है, जैसे हम लोगों ने देखा था कि बीपीएससी के छात्रों के आंदोलन के समय उनके ऊपर जब लाठियां बरसाई गई, उनको आंदोलन से हटाने की कोशिश की गई, उस समय भी कांग्रेस पार्टी जबरदस्त हमलावर थी। लेकिन वहां भी कांग्रेस पार्टी ने एनडीए सरकार का जिक्र किया, बीजेपी जेडीयू का जिक्र किया, नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया, मुख्यमंत्री वही हैं। यहां भी नीतीश कुमार को सीधे तौर पर टारगेट करने से मुझे लगता है कि बचा गया है। हाँ, सीधे तरीके से टारगेट करने से बचा गया है, लेकिन समीर जी एनडीए को निशाने पर लिया गया है। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि अब कोई इस तरीके की चीज़ चल रही होगी कि नीतीश कुमार इधर आए या उनको लिया जाए, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी जिन जिन राज्यों में शामिल है वहाँ स्थितियाँ कानून व्यवस्था की खराब हैं, तो इसलिए बताया जा रहा है कि बीजेपी अगर सरकार में रहेगी तो किस तरीके से खतरा पैदा हो सकता है। चूँकि समीर जी बीजेपी जो बिहार में तैयारी कर रही है वो नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाकर और खुद सरकार बनाने की कोशिशें, छवि खराब लगातार हो, छवि खराब लगातार हो नीतीश कुमार की, तो उसका फायदा बीजेपी को मिले। समीर जी, इत्तेफाक की बात यह है कि मैं परसों आ रहा था जिस कैब से, उस कैब का ड्राइवर साहब जो थे वो बिहार के रहने वाले थे। तो मैंने वैसे ही पूछ लिया कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी, तो बोले इस बार तो बीजेपी की बनेगी। तो मैंने कहा क्यों बनेगी? बोले कि वो कानून व्यवस्था जो है बहुत खराब हो रही है। तो मैंने कहा बीजेपी तो सरकार में है, कि तो सरकार में रह के क्या करेंगे? तो मैंने कहा क्यों, नीतीश कुमार के साथ 17 साल से थे। तो मतलब वो ये तर्क दे रहे थे कि गठबंधन में रह के कोई क्या कर सकता है। तो मैंने कहा तो बेचारे तो फिर नीतीश कुमार हुए, तो हाँ नीतीश कुमार भी क्या कर पाएंगे? तो जब नीतीश कुमार भी कुछ नहीं कर पाएंगे, वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे, तो यानी अब ये प्रोपेगेंडा जो है वो बीजेपी चला रही है कि गठबंधन में रहकर कुछ नहीं कर सकते, तो नीतीश कुमार को अलग करना पड़ेगा और बीजेपी की सरकार बनानी पड़ेगी। तो यानी एक इस तरीके से ये चीज़ें की जा रही हैं समीर जी। ये एक मतलब नया तरीका जो है वो निकाला गया है। इसीलिए कांग्रेस भी जो है वो लगातार हमलावर जो है वो एनडीए का नाम लेकर है, ताकि ये बताया जा सके कि सरकार अकेले नीतीश कुमार की नहीं है, बीजेपी सरकार में शामिल है। और सरकार में शामिल ही नहीं है, मंत्री अब बीजेपी के ज्यादा है और विधायक भी बीजेपी के ज्यादा हैं। बिल्कुल। और ताजा तरीन अभी 7 मिनिस्टर और जोड़ लिए गए भारतीय जनता पार्टी के ही, उनमें सहयोगी दलों के किसी एक को भी जगह नहीं मिली, यहां तक कि जेडीयू को भी नहीं मिली। और हम लोग अमरेंदु जी, जब ये चर्चाएं बहुत तेजी पे थी और बीजेपी के नेताओं के साथ, शीर्ष नेताओं के साथ नीतीश कुमार की बातचीत लगभग बंद थी, हालांकि वो स्थिति तो अभी भी बनी हुई है, लेकिन उस समय हम लोगों ने ये भी चर्चा की थी कि भारतीय जनता पार्टी इस कोशिश में है कि नीतीश कुमार की छवि लगातार खराब हो, उनको लटकाए हुए है कि मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित करेंगे या नहीं। और इस बीच बिहार में जिस तरह की स्थितियां पैदा हो रही हैं, उनसे जाहिर तौर पर नीतीश कुमार की छवि खराब हो रही है और भारतीय जनता पार्टी को उसमें राजनीतिक फायदा दिखाई पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल, बीजेपी को उसमें फायदा लग रहा है कि नीतीश कुमार की जितनी छवि खराब हो उतना बीजेपी का फायदा हो। ये इस तरीके से उसको बीजेपी को लगता है, होगा उसका फायदा कि नहीं होगा ये अलग मसला है समीर जी, वो कितना फायदा होगा कितना फायदा नहीं होगा। लेकिन एक तरीके से कहा जा सकता है कि मतलब प्रयास बीजेपी का यही है कि वो नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाकर और इसको करे, ये समझा जा सकता है समीर जी। ये बिल्कुल ये समझा जा सकता है कि ये इसमें अगर नीतीश कुमार की छवि खराब होती है, नीतीश कुमार पर यह आरोप लगते हैं कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, नीतीश कुमार पर आरोप लगे कि वो दबाव में काम कर रहे हैं और अपने मन से या उनका अपना फैसला सरकार पर नहीं हो रहा है, जो फैसले हो रहे हैं उस पर दबाव है भारतीय जनता पार्टी का, उनके अपने नेताओं का, तो निश्चित तौर पर ये सारी चीजें ये बता रही हैं कि ये नीतीश कुमार की छवि खराब करने वाली हैं। और इसमें विपक्ष का फायदा जितना होगा उसकी बजाय बीजेपी अपना फायदा भी देखने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसके पास एक ग्राउंड ये रहेगा कि हम, मुख्यमंत्री तो हमारा नहीं था, हमारे मिनिस्टर चाहे जितने रहे हो, चाहे जो चीजें रही हो, और चूंकि नीतीश कुमार
अब शासन करने की स्थिति में नहीं है, इसलिए इनसे हम पल्ला झाड़ रहे हैं। उसके पास एक अच्छा ग्राउंड ये रहेगा और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी इस पॉइंट पर काम भी कर रही है। हाँ, बिल्कुल इस पर काम कर रही है और ये इंतजार कर रही है कि चुनाव आते आते स्थिति कानून व्यवस्था ही वहाँ बहुत खराब हो जाए, फिर नीतीश कुमार पे ही इसका जिम्मा डालकर और फिर अलग हुआ जाए। तो यानी नीतीश कुमार इस समय बहुत ज़्यादा संकट में घिरे हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कल लालू प्रसाद यादव ने जो अपना ट्वीट किया था कि पुरानी बातें सब छोड़कर नए सिरे से शुरुआत की जाए, तो इसको नीतीश कुमार चाहें तो अपने लिए समझ सकते हैं कि ये उनको ऑफर दिया गया है कि आप अभी भी जो है समय है बचा हुआ है, तो आप जो है वो बीती ताही बिसारिये करके जो आपने गलतियां की हैं उनको माफ किया जा सकता है। लेकिन ये समय अभी है, फिर समय ये छूट जाएगा। तो अब ये नीतीश कुमार को तय करना है कि वो किधर जाते हैं किधर नहीं जाते हैं। लेकिन इतना समीर जी लगभग तय है कि नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी अब सबक सिखाने पर काम कर रही है और सबक सिखाएगी। इधर समीर जी, जिस तरीके से पूरे देश भर में कल होली के अवसर पर असामाजिक तत्वों ने कोशिशें की और जगह जगह उनका प्रतिवाद भी हुआ अच्छे तरीके से, लेकिन जो झारखंड का गिरिडीह है वहाँ भी एक घटना हुई इस तरीके की और वहाँ तुरंत जो था वो काबू पाया गया उस पर। और चूंकि वहाँ सरकार हेमंत सोरेन की है, इंदिरा गठबंधन की, वहाँ तो उस पर तुरंत काबू पाया गया। सुखदेव भगत हैं, कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने कहा कि गिरिडीह में जो कुछ हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन सरकार ने सब कुछ नियंत्रण में रखा। और अगर आप पिछले 20-25 सालों पर नजर डालें तो 6-7 बार ऐसा हुआ है जब जुमे की नमाज और होली एक ही दिन पड़ी है, लेकिन ऐसी घटना पहले कभी नहीं हुई। लेकिन अगर आप यूपी को देखें तो जब सरकार कहती है कि आप घर से बाहर ना निकले और मस्जिदों को ढका जा रहा है, यह जहरीला माहौल अभी हाल ही में देखने को मिला है। ये उनका एक वक्तव्य आया है, उनकी एक बाइट है। हम चाहेंगे कि हमारी टीम के पास अगर वो बाइट हो तो उसको सुनवाया भी जा सकता है समीर जी, बाकी उन्होंने क्या कहा बता भी सकते हैं आगे। बिल्कुल, और ये उन्होंने उत्तर प्रदेश का जिक्र किया है, सुखदेव भगत जो कांग्रेस सांसद हैं झारखंड से। और उत्तर प्रदेश में ये ठीक है, कई जगह बीजेपी के नेताओं के ऐसे बयान आए, उत्तर प्रदेश में ही नहीं कई और जगहों से भी आए, बिहार से भी आए, हरियाणा से भी आए, मंत्रियों के बयान आए। लेकिन सबसे जो हैरानी वाली बात है कि पुलिस अधिकारियों के और प्रशासनिक अधिकारियों के भी बयान इस तरह के आ रहे हैं, ये सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है और इसको लेकर काफी आलोचना भी हो रही है। उत्तर प्रदेश में पुलिस अधिकारियों के इस तरह के बयान थे, हम लोगों ने उसका जिक्र भी किया, सुनवाया भी था। संभल में पुलिस अधिकारी ने जिस तरह से कहा था, लेकिन ये आरोप लग रहा है कि ये पिछले कुछ दिनों से, कुछ सालों से ये सारी चीजें बढ़ रही हैं। सुनते हैं क्या कहा है कांग्रेस के सांसद सुखदेव भगत ने इस पूरे प्रकरण पर कि झारखंड से लेकर दूसरे राज्यों में जिस तरह से त्योहार के दिनों में हिंसा की कोशिशें की जा रही हैं। पहले भी झारखंड के अंदर ही दो समुदायों के बीच में हिंसा देखी गई। ने पूरे चीजों को अपने नियंत्रण में रखा है। कुछ असामाजिक तत्वों ने आगे भी लाग लेने की भी घटनाएं हुई है। देखिए, मैं विस्तार से इसमें कहना चाहूंगा कि पूरे अगर 20-25 साल क्या आपने देखे सालों में, तो तकरीबन 6 बार ऐसे आए, 6 या 7 बार ऐसे हुए कि जुम्मा के दिन हमारे नमाजी जो विशेष जुम्मा की नमाज होती है उस दिन हमारा होली का त्योहार रहा है और कभी कोई इस प्रकार की घटनाएं घटी नहीं है। लेकिन लगातार आप यूपी की घटना में, इसलिए कानोपी घटना में अगर सरकार के द्वारा कि आप बाहर ना निकलें, मस्जिदों को कवर किया जा रहा है, तो ये प्रवृत्ति जो लगातार, और ये मैंने कहा कि ये विषाक्त वातावरण हाल के दिनों में नजर आ रहा है। सरकार आपकी है, उसके बाद भी इस तरह घटना घटती है, तो ये कुछ लोगों के द्वारा जानबूझ के इस प्रकार की चीजें क्रिएट की जाती है। मैं तो ये बार बार ये कहना चाहूंगा कि पहले भी इस प्रकार की चीजें अगर पूरे इतिहास को देखें, चाहे अंग्रेजों के काल में या उसके पहले मुगल काल में देखें, तो इस प्रकार की भी चीजें रही, लेकिन इस प्रकार की घटनाएं घटी नहीं है। आज क्या कारण है कि इस प्रकार की चीजें घट रही है, और ये एक चिंताजनक स्थिति है कि पूरे देश में जो विषाक्त वातावरण बन रहा है। आप कोई आरोप लगा के कि बाहर से लोग घुसपैठिए आ रहे हैं और चीजों का कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ये है कि जिनको संरक्षण देना है, जो सत्ता में है, उनके द्वारा असमर्था जाहिर किया, अगर कहा जाएगा घर से ना निकलो, तो मैं समझता हूं इससे बड़ा विडंबना हो नहीं सकती है। ये एक महत्वपूर्ण पहलू है। दूसरी बात, मैंने कहा कि जिनको कानून को नियंत्रण रखना है, वो खुद अगर वर्ग में विभेद होकर इस प्रकार की चीजों करेंगे, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर अगर चीजें करेंगी, तो इस प्रकार की घटनाएं घटती है। मैं तो यही कहना चाहूँ, मैं तो सीधी सी बात मैं ही जानता हूँ, कांग्रेस पार्टी अगर लगातार, ये राहुल गांधी जी, आपने देखा होगा कि मैं राहुल गांधी जी के नाम क्यों ले रहा हूं, वो चीजों को बहुत अच्छी तरीके से, बहुत बारीकी से
उन चीजों को समझ रहे हैं और पहले इंगित कर रहे हैं, चाहे इकोनॉमिक सेक्टर हो या कोई और सेक्टर हो। अगर संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, इसके पीछे यही मंशा है कि भारत की खूबसूरती यथार्थ भारत बचा हमारा रहे, जो भाईचारगी वो बचा रहे, वो महत्वपूर्ण चीज है। हम तो यही कहेंगे पर का मतलब क्या है, देश का मतलब क्या है, राम रहे ना जुदा करो जी, दिल को साचा रखो जी, मैं तो यही जानता हूं। और आज भी हम इसी को लेके आगे चलना चाहते हैं। इसलिए मैंने कहा कि जो चीजें आ रही हैं, और ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जो सत्ताधारी दल कोई भी हो जो सत्ता में है, उनके क्रियाकलाप, उनके वक्तव्य, उनका जो कार्य करने की शैली है, वो बहुत तटस्थ हो और वो कभी भी एक अभिभावक की तरह उनकी भूमिका होनी चाहिए, न कि प्रतिशोध लेने वाली या घृणा। और एक अभी बड़ी खबर यह आ रही है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने ईपिक नंबर और आधार को जोड़ने के मुद्दे पर गृह सचिव, विधि विभाग के सचिव यानी जो लीगल डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हैं और UIDAI के CEO को आयोग के साथ चर्चा के लिए बुलाया है। बैठक मंगलवार को होनी है 18 मार्च को। और क्या जानकारी है अमलेंदु जी इस मामले में? और लेकिन इसको माना जा सकता है कि अब जिस तरह से ये सारे मुद्दे चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं, विपक्ष का दबाव है, वो दबाव अब काम करता दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल समीर जी, ये काम करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जिस तरीके से वोटर लिस्टों में धांधली का मसला पकड़ा गया, हरियाणा के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद पश्चिम बंगाल में जो मामला सामने आए, और उसके बाद चुनाव आयोग काफी ज्यादा दबाव में मालूम पड़ा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कहा है कि आप अपनी इसको फर्जीवाड़ा को स्वीकार कीजिए, वरना हम जो है वो मतलब आंदोलन करेंगे, ये उनकी तरफ से कहा गया। उसके बाद फिर चुनाव आयोग की तरफ से तमाम विपक्षी दलों को चिट्ठियां लिखी गई कि 30 अप्रैल तक जो है वो अपने सुझाव दीजिए कि किस तरीके से निष्पक्ष बनाया जा सकता है। और बीजू जनता दल और तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल जाकर चुनाव आयोग से मिले भी थे और ये मसला उठा समीर जी। तो उसके बाद अब ये तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने सवाल उठाया था कि आप आधार कार्ड को एपिक नंबर से जोड़ रहे हैं तो ये अनिवार्य है कि स्वैच्छिक है, ये आपने नहीं बताया। और क्या आधार कार्ड की क्लोनिंग नहीं हो सकती है? और क्या आधार, चूंकि पश्चिम बंगाल में जो मामले पकड़े गए हैं वो आधार कार्ड की क्लोनिंग करके और फर्जी वोटर बनाने के मामले पकड़े गए हैं, और यही आरोप महाराष्ट्र में भी लगा। और वहां तो समीर जी तुलजापुर कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां चुनाव आयोग के अधिकारी ने ही खुद FIR दर्ज कराई कि 1000 फर्जी वोटों के लिए ऑनलाइन आवेदन किया गया और सारे फर्जी जो थे वो आधार कार्ड के उस पर किया गया, आधार कार्ड की क्लोनिंग करके। तो ये जिस तरीके की चीजें चल रही हैं, तो इस पर चुनाव आयोग कैसे इसको करेगा? तो अब ये एक तरीके से कहा जाए कि ये, चूंकि चुनाव आयोग ने कहा भी कि हम जो इसको 3 महीने में इसको हम ठीक कर लेंगे, ये चुनाव आयोग का कहना था। तो क्या उसी दिशा में अब चुनाव आयोग बढ़ रहा है कि 3 महीने बाद जब वो सूची, मतदाता सूची दे विपक्ष के नेताओं को, तो ये साफ करके सूची दे, इसकी तरह है। अगर इसकी तरफ भी बढ़ रहा है तो फिर समीर जी समझा सकता है कि जो विपक्ष के आरोप हैं कि बीजेपी चुनाव लिस्टों में धांधलियां और चुनाव आयोग की मदद से जीतती है, तो बीजेपी के लिए फिर संकट बढ़ने वाला है। चुनाव आयोग अपनी सफाई अगर करने पर तुला है और ये आरोप है, तो अगर ये उस दिशा में बढ़ रहा है तो ठीक है, और ये केवल अगर समय पास किया जा रहा है तो तब तो गंभीर सवाल उठते हैं। बिल्कुल, चूंकि जब वहां से मुलाकात के बाद चाहे वो बीजेडी के नेता हो, बीजू जनता दल के, या फिर कांग्रेस पार्टी के नेता, उन नेताओं ने बहुत चुनाव आयोग ने जो ये कदम उठाया था और सुझाव मांगे थे उसको लेकर कोई बहुत उत्साह नहीं दिखाया था। उन्होंने यही आरोप लगाया था कि किसी तरीके से ये उसको एक डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर इस तरह से वो बैठकें कर रहा है, एक बात तो तय है कि जो आरोप है चुनावी लिस्ट में या मतदाता सूचियों में धांधली की शिकायतें, इसको तो चुनाव आयोग अब मान चुका है और स्वीकार कर चुका है। अब इसको वो कैसे सुधारे, क्योंकि मांग हो रही है कि पहले से जो लिस्ट है चुनाव आयोग से, कि पहले लिस्ट से और अब की लिस्ट में वो पिछले 10 साल की जो लिस्ट है उसको भी दिखाया जाए, और उसको अगर मौजूदा लिस्ट से टैली करा लिया जाता है तो सारी की सारी धांधली बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई पड़ जाएगी। विपक्ष का यह कहना है कि ये जो समय दिया जा रहा है, टालने की कोशिश की जा रही है, उसके जरिए पुरानी सूची को ही एक तरह से डाइल्यूट करने या उसको खत्म करने की साजिश की जा रही है, यह आरोप है। अब इसमें कितना दम है कि वो तमाम जो संबंधित विभाग हैं उनके अधिकारियों को बुलाकर वो बैठक करेगा 18 तारीख को, 18 मार्च को, मंगलवार को। लेकिन इन सारे कदमों से भी चूंकि इतने दिनों में चुनाव आयोग अपनी विश्वसनीयता को इतना खो चुका है कि अगर वो सही मंशा से भी काम कर रहा है तो उस पर राजनीतिक दलों को भरोसा नहीं हो पा रहा है। हाँ बिल्कुल समीर जी, भरोसा नहीं हो पा रहा है। और ये एक तरीके से कहा जाए कि जो चुनाव आयोग अपनी कर रहा है
कवायद जिस तरीके से, तो इस पर चुनाव आयोग को भरोसा कैसे हो? चूंकि ये सवाल जब पूछा गया अरविंद सावंत जो शिवसेना यूबीटी के सांसद हैं, तो उन्होंने क्या कहा कि ये चुनाव आयोग क्या बात कर रहा है भाई? उनके समय में, राजीव कुमार के समय में आपने हमारा सिंबल उठाकर आपने दूसरी दे दिया, आपने किस आधार पर आपने दिया, किस कानून के तहत आपने दे दिया? और हम जब सवाल उठाते थे तब आप हमको जवाब नहीं देते थे, बद्दी आप शायरियाँ सुनाते थे, उल्टी सीधी भाषा में आप हमको जवाब दे देते थे। तो ये मतलब उस पर भरोसा नहीं किया जा पा रहा है जी। तो ये भरोसा इसलिए विपक्ष नहीं कर रहा है क्योंकि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा प्रभावित हुई है, और ये कहा जाए कि वो विश्वसनीयता कम हुई है, कमजोर हुई है, जिसको लेकर चुनाव आयोग पर अभी भी आरोप ही लग रहे हैं। और लेकिन चुनाव आयोग जिस तरह से इतना बदलाव देखने को मिला है कि वो विपक्ष की बात सुन रहा है, और अमलेंदु जी जो कह रहे हैं कि अभी तक वो विपक्ष की बात ही नहीं सुनता था, ये बदलाव जरूर देखने को मिला है। अब इसके पीछे कारण चाहे जो हो, या तो चुनाव आयोग अपनी गलतियों को दूर करने की कोशिश कर रहा है, गलतियां स्वीकार तो कर ही चुका है, लेकिन बड़े पैमाने पर मतदाता सूचियों की जो धांधली है, छोटी मोटी धांधली नहीं है। 40 लाख वोटर्स बताया जा रहा है कि ये चुनाव आयोग ने खुद ही बनाए हैं, जिनका कोई बेस नहीं है, कौन है, कहां के रहने वाले हैं, क्या उनका आईडी प्रूफ है, ये हवा में है, बिल्कुल आभासी लोग हैं, वर्चुअल लोग हैं, उनको वोटर बना दिया गया। और अलग अलग राज्यों में जहां विधानसभा चुनाव होते हैं वहां जाकर इनसे वोट डलवाए जाते हैं, और मतदान के बाद अचानक जो वोट बढ़ते हैं 2, 4, 6, 10 घंटे के बाद, वो यही वोट होते हैं। संजय राउत साफ तौर पर ये काफी पहले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले ही ये आरोप लगा चुके थे, और उसके बाद वो सारी चीजें लगातार दिखाई भी पड़ रही हैं, चाहे हरियाणा का चुनाव हो, महाराष्ट्र का हो, दिल्ली का चुनाव हो, और अब ये पश्चिम बंगाल में इसकी आहट सुनाई पड़ने लगी थी। सुनाई बिहार में भी पड़ रही होगी, लेकिन बिहार में सरकार की तरफ से अब इस तरह का नहीं, लेकिन विपक्ष की तरफ से जरूर ये आशंकाएं लगातार जताई जा रही हैं। हाँ बिल्कुल, विपक्ष की तरफ से आशंकाएं जताई जा रही हैं कि बिहार में भी यही खेल जो है वो हो रहा होगा और यहाँ किया जा रहा होगा। अब देखना ये कि बिहार का विपक्ष जो है वो कितना सतर्क रहता है, सजग रहता है, क्योंकि वहाँ तो बिहार तो मतलब यहाँ बंगाल में तो इंडिया गठबंधन सजग है, ममता बनर्जी सजग है, उन्होंने मतलब साल भर पहले ही उन्होंने चीज़ें पकड़ ली। और समीर जी अगर ये चीज़ें पकड़ में नहीं आती तो फिर ये और जगह भी किया जाता, तो साल भर पहले ही चीज़ें पकड़ में आ रही है, तो थोड़ी सी उम्मीद ये बनती है कि ये सब जो किया जाएगा इसके बाद बिहार में भी चीज़ें पकड़ में आएंगी, ये समझा जा सकता है समीर जी। जी बिल्कुल, ये चीज़ें पकड़ में आएंगी, लेकिन चुनाव आयोग का एक कदम ये महत्वपूर्ण माना जा सकता है कि उसने एक कानून सेक्रेटरी, यानी जो लॉ डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हैं, यूआईडीआई के अधिकारी हैं, सीईओ हैं, उनके साथ एक बैठक बुलाई है 18 मार्च को, यानी मंगलवार को, इस मुद्दे पर कि मतदाता सूचियों में जो धांधली की शिकायतें हैं उन पर बातचीत के लिए। ये एक राहत भरी खबर जरूर हो सकती है, लेकिन बड़ी बात यह है कि विपक्ष का लगातार इस मुद्दे पर सरकार को घेरना, संसद में चर्चा की मांग करना, इसके अलावा सड़कों पर उतरने की बात करना और सड़कों पर यानी आंदोलन करना, उसके लिए ये सारे दबाव काम कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन को इसमें उन राजनीतिक दलों का भी अब साथ मिलता दिखाई पड़ रहा है जो कभी एनडीए के सहयोगी होते थे, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि इंडिया गठबंधन का जो कुनबा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है वो मतदाता सूचियों में धांधली का और चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर। बिल्कुल समीर जी, और एक तरीके से कहा जाए कि चुनाव आयोग ने इंडिया गठबंधन को ये मौका उपलब्ध कराया है कि वो अपना विस्तार करे, और भारतीय जनता पार्टी भी ये मौका उपलब्ध करा रही है। यानी दो मसले जो समीर जी, एक तो चुनाव आयोग की धांधलियां जो हैं वो डिलिमिटेशन, और तीसरा जातिगत जनगणना, ये 3 मसले ऐसे बनते जा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन का परिवार जो है वो बड़ा होने की संभावनाएं बनती जा रही हैं। क्योंकि जिस तरीके से डिलिमिटेशन के मुद्दे पर बीजू जनता दल साथ में आ गया इंडिया गठबंधन के, और चुनाव आयोग की धांधलियों के खिलाफ साथ में आ गया, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कारवां बढ़ रहा है। इसी तरीके से मायावती जो है जातिगत जनगणना पे बोल रही हैं और कह रही है ये बहुत जरूरी है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपने को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। बीजेपी सरकार को बता रही कि अच्छे दिन के सब्ज बाग दिखाती है, अच्छे बाग के सब्ज बाग दिखाती है। तो ये जो परिवर्तन समीर जी देखने को मिल रहा है, इसके लिए खुद बीजेपी जिम्मेदार है और इसके साथ साथ चुनाव आयोग जो है वो जिम्मेदार है। तो यानी विपक्ष को ये अवसर उपलब्ध कराया
जा रहे हैं कि वो अपना विस्तार करे और भारतीय जनता पार्टी के लिए कई मोर्चों पर चुनौतियां पैदा करें। जी बिल्कुल, और इन सारे जो मसले हैं इनके बीच में चुनाव आयोग का ये कदम, या चुनाव आयोग जिस तरह से लगातार विपक्ष के दबाव में दिखाई पड़ रहा है, विपक्ष की बातें सुनने को तैयार हो रहा है और उस पर कुछ कार्रवाई करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, वो एक पता चलता है कि किस तरह से अब चुनाव आयोग में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। जैसा कि लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति थी, भारतीय जनता पार्टी की कमजोर स्थिति, उसके बाद जांच एजेंसियों की कार्यशैली में बदलाव देखने को मिला था, तो चुनाव आयोग की कार्यशैली में भी अब धीरे धीरे बदलाव होता दिखाई पड़ रहा है। और इसके पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राहुल गांधी ने जिस तरह से लोकसभा में यह बात कही कि पूरा देश इसको लेकर आशंकित है, उसको डर है कि और उसको ये लगता है कि मतदाता सूचियों में धांधली हो रही है, तो उस पर चर्चा क्यों नहीं कराई जाती, उस पर चर्चा कराई जानी चाहिए। तो ये चीजें बहुत साफ दिख रही हैं कि किस तरीके से विपक्ष इस पर सरकार का और चुनाव आयोग का पीछा छोड़ने वाला नहीं है। हाँ बिल्कुल समझिए, विपक्ष ने एकदम साफ कर दिया है कि वो इस मसले पर पीछा नहीं छोड़ेगा और इस पर लगातार काम होता रहेगा। चूंकि राहुल गांधी ने सदन में भी ये मसला उठाया, हालांकि वो पहले मसला जो था सदन में उठाया था तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने, और उनके समर्थन में राहुल गांधी उठकर खड़े हुए और फिर उन्होंने कहा कि भाई आप इस पर चर्चा तो कराइए, ठीक है हमने मान लिया सरकार नहीं बनाती है वोटर लिस्ट, लेकिन आप चर्चा तो कराइए इस पर, आप चर्चा क्यों नहीं कराते हैं। और राज्यसभा में भी ये मसला उठा, प्रमोद तिवारी ने इसको मसले को उठाया, बीजू जनता दल ने वहां मसला उठाया, तो ये मसला समिति छूटने वाला नहीं है। और बीजेपी अगर ये लगातार चुनाव आयोग से शिकायतें जारी ही हैं, लगातार शिकायतें भी बिल्कुल एक जैसी हैं, एक जैसी शिकायतें अब तो सबूतों के साथ दी जा रही हैं। जी हाँ, जैसा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहले कहा था चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले, कि भाई ये उपचुनाव एक भी नहीं जीतते हैं और इस तरीके से ये चुनाव जीत लेते हैं विधानसभाओं के। और क्यों जीत लेते हैं, तो चूंकि इसके अभी तक हमारे पास प्रमाण नहीं है, लेकिन इस तरीके से करते हैं। लेकिन अब तो प्रमाण के साथ बातें जो कही जा रही हैं समीर जी, तो इसमें चुनाव आयोग भी घिरा हुआ नजर आता है और बीजेपी भी घिरी हुई नजर आती है। इसीलिए चुनाव आयोग के बचाव में बीजेपी हल्ला करती हुई नजर आती है। जी बिल्कुल, बीजेपी चुनाव आयोग के बचाव में हल्ला करती नजर आती है और चुनाव आयोग पर आरोप लगते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर, सरकार के इशारे पर, और बीजेपी की सरकार बनवाने के लिए काम कर रही है, वो चाहे राज्य की सरकार हो और चाहे वो केंद्र की सरकार हो। ये बड़े आरोप रहे और उन आरोपों के पीछे जो एक बड़ा कारण बताया गया वो मतदाता सूचियों में धांधली। इसके पहले ईवीएम की भी चर्चाएं थी और ईवीएम की शिकायतें अभी बनी ही, ऐसा नहीं कि वो खारिज हो गई हैं, लेकिन ईवीएम के साथ साथ ये जो नई जो चीजें दिखाई पड़ रही हैं, यानी मतदाता सूचियों में धांधली, मतदाता सूचियों का एक बंच तैयार किया हुआ है, विपक्ष का आरोप है चुनाव आयोग ने। 40 लाख वोटर्स जो हैं वो फर्जी बनाए हुए हैं और वो वोटर्स अलग अलग जगहों पर जाकर वोट देते हैं और बीजेपी की सरकार बनवाते हैं, ये आरोप है। हाँ बिल्कुल समझिए, यही आरोप है कि यही संजय राउत ने तो उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पे कहा राहुल गांधी के साथ कि ये 40 लाख वोटर जो हैं जो महाराष्ट्र में थे, ये अब दिल्ली पहुंच गए हैं और दिल्ली से ये बिहार पहुंच जाएंगे और बिहार से बंगाल पहुंच जाएंगे, फिर यूपी पहुंच जाएंगे। तो यही 40 लाख वोटर जो है सब जगह घूमते रहते हैं। तो ये तो चीज़ें समीर जी देखने में आ रही हैं और इसीलिए एक तरह से कहा जाए वो घिरी हुई जो है वो नजर आ रही है बीजेपी और घिरा हुआ नजर आ रहा है चुनाव आयोग। लेकिन चुनाव आयोग में ये उसकी कार्यशैली में ये बदलाव जरूर दिख रहा है कि वो विपक्ष की बात सुन रहा है, विपक्ष के आरोपों को स्वीकार कर रहा है और उसको दूर करने की कोशिश कर रहा है। इन कोशिशों में कितनी ईमानदारी है, विपक्ष को तो अभी उससे कोई बहुत सकारात्मक उसका रुख नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इतनी जरूर बात है कि कम से कम पिछले मुख्य चुनाव आयुक्त की तरह ऐसा नहीं हो रहा है कि विपक्ष की आवाज को पूरी तरह से खारिज कर दिया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात इस समय बिहार सरकार कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जिस तरह से घिरी है, लगातार 2 दिनों में 2 पुलिस अधिकारियों को वहां पर लिंचिंग कर दी गई, उनको मार डाला गया, उसको लेकर अब कांग्रेस पार्टी नीतीश कुमार सरकार पर, यानी बिहार की जो एनडीए सरकार है उस पर जबरदस्त हमलावर है। तो ये सारी चीजें हैं जो इस समय चाहे वो बिहार की सरकार हो, यहां तक कि एनडीए की दूसरी सरकारें, दूसरे राज्यों की सरकारों पर भी कानून व्यवस्था को लेकर उंगलियां उठ रही हैं, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, चाहे वो हरियाणा सरकार हो या फिर महाराष्ट्र सरकार हो। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिन पर बीजेपी की सरकारों को, एनडीए सरकारों को विपक्ष ने घेर रखा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग भी अब अपनी कार्यशैली में बदलाव करता दिखाई पड़ रहा है।
अब इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। बने रहिए DB लाइव के साथ तमाम ताज़ा तरीन खबरों और विश्लेषण के लिए। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।